है कि लगभग 1970s तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं रहता था किसमें, फॉरेन पॉलिसी को बिल्ड करने में, विदेश नीति को बनाने में, ठीक है ना। पीएमओ का ज़्यादा योगदान होता था। तो आप लोग देखे होंगे अभी तक की स्टडी में प्राइम मिनिस्टर का बहुत अहम रोल रहता था। गुजरात जी के टाइम तक इंडिया ने ये एनालाइज किया कि साउथ ईस्ट रीजन में, इस सारे रीजन में, जब आप दक्षिण की बात करते हो, साउथ की बात करते हो, तो वहाँ पे इंडिया जो है ना बेसिकली एक मेजर पावर बन के उभर रहा है, ग्रेट पावर बन के उभर रहा है, एक ऐसी शक्ति बन के उभर रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। अपने जो लोकल चैलेंजेस हैं उनके साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई दी हमें ना, कि हम लोगों ने देखा वर्ल्ड ऑर्डर में कि इंडिया की जो आवाम थी वो जो पढ़ लिख रही थी, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास जो आगे बढ़ रहा था, हमारा जो रिच था, समृद्ध था। ऐसा नहीं था कि सभी के सभी भारतीय गरीब थे और भुखमरी से लड़ रहे थे या फिर गरीबी की अवस्था से गुजर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सारी चीजें देख रहे थे। बहुत सारी ऐसी क्लासेस थी जो हमारे यहाँ रॉयल्टी एंजॉय करती थी, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी समृद्ध लोग थे जो जिन्होंने अपने पैसे के महत्वपूर्ण हिस्से को एजुकेशन पे खर्च किया। तो इंडिया की बहुत सारी आवाम थी ना समृद्ध होती चली गई। और क्या हुआ ना, इंडिया में बेसिकली उन लोगों ने जब अपने कुशलता के हिसाब से काम ढूंढा, रोजगार ढूंढा, तो उन्हें इंडिया में प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ठीक है ना। इसी चीज को देखते हुए इंडियन जो जितने भी पॉपुलेशन थे वो जाकर के बाहरी देश दुनिया में जाकर के बसने लगे, ठीक है ना। और इंडिया डायस्पोरा, ठीक है ना, जो इंडिया प्रवासी थे, जो भी ऐसे भारतीय थे जो कमाने दमाने के लिए दूसरे जगह विदेश में जा रखे थे, हम लोगों ने ये स्टडी किया कि विदेश के वो बहुत अहम पद पे असीन है, ठीक है ना। वो भारतीय आम पद पे नहीं है, समृद्ध है, और वो क्या है ना, माइनॉरिटी होने के बाद भी उस देश के पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों ने कब देखा, जब हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। हम लोगों ने देखा कि इंडियन प्रवासियों की कितनी शक्ति है। आप समझ रहे हो ना, अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स के अंतर्गत में इंडियन जो लोकल इंडियंस हैं, जो अमेरिकन इंडियंस हैं, ठीक है ना, उनकी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका होती है। तो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जो भी ऐसे समृद्ध लोग थे जो सही पद पे असीन थे, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पहुंच गए थे, वो इंडिया की इमेज को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अफगानिस्तान के अंतर्गत में क्या हुआ था, यूएसएसआर पुल आउट कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहां के लोगों को ट्रेनिंग दिया, आईएसआईएस का जन्म हुआ, अलकायदा का जन्म हुआ, विभिन्न आतंकवादी संगठन है। अलकायदा से रिलेटेड इंसिडेंट्स आपको याद होगा, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हुआ था हमला प्लेन के द्वारा, ठीक है ना। ओसामा बिन लादेन जो था मेन कल्प्रिट था, मेन आतंकवादी था उसमें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये रियलाइज हुआ ना कि आतंकवाद का कोई भी धर्म या फिर मजहब नहीं है। अगर जो आप ट्रेन कर रहे हो आतंकवाद के पास, अगर जो भी आतंकवादी संगठन है उसके पास अभी अगर जो आप वेपन सिस्टम देखो, वो प्लेन से हमला किया, अगर जो उसके पास न्यूक्लियर वेपन रहता तो आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज समझना पड़ा, वर्ल्ड की जितनी भी पावर्स वगैरह थी वो सामने आए, अपनी जिम्मेदारी को समझी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाहे रशिया, कोई भी ऐसी कंट्री ये नहीं चाह रही थी ना कि ठीक है वेपनाइजेशन हो रहा है कंट्रीज का, हम लोग एडवांस हो रहे हैं मिलिट्री तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से एडवांस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ये शक्ति किसी गलत हाथ में पड़ जाए। आप समझ रहे हो ना, वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए सही नहीं होगी। सन 2000 के अंतर्गत में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे, ठीक है ना, इंडिया को विजिट किए, इंडिया के साथ अपने टाइज बढ़ाए, ठीक है ना। और 9/11 अटैक के बाद क्या हुआ कि इंडिया और यूएसए के टाइज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, ठीक है ना। भारत भी एक ऐसा देश था जो गुप्त रूप से आतंकवाद से लड़ा था। आप देखोगे पाकिस्तान से 2 युद्ध हम लोगों ने लड़े, ठीक है ना। पाकिस्तान देखा कि डायरेक्टली अगर जो हम लोग युद्ध करते हैं भारत के साथ, तो हम कहीं ना कहीं भारत को हरा नहीं पाएंगे, चैलेंज नहीं कर पाएंगे। भारत एक मेजर कंट्री है, मेजर आर्मी है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था है। अगर जो हम फ्रंट पे फाइट करेंगे तो हम हार जाएंगे। 2 बार हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया। तो हम क्या करते हैं ना कि अब ऐसा करते हैं कि जो इंडियन पॉपुलेशन में से जो भटके हुए यूथ हैं उनको पकड़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनको पकड़ते हैं, उनको जिहाद के नाम पर क्या ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें, और क्या आतंकवादी संगठनों को भेजने लगे। आप देखोगे न्यूज़पेपर में आए दिन क्या होता है, आतंकवादी हमला इंडिया के ऊपर होते रहता है। ये इंटरनल डिस्टरबेंस कॉज करता है ना। तो पाकिस्तान क्या हुआ कि इस तरीके से भारत को उलझाए रखा। तो बिल क्लिंटन जो थे उस समय टेररिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होने लगा। वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है ना, आतंकवाद को रोकने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल ऑर्डर में अब रिलेशंस बनने लगे किस आधार पे कि आतंकवाद के खिलाफ हम जंग करेंगे। उसी में इंडिया और यूएस के बीच में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को
बढ़ावा दिया गया कि वैश्विक रूप से हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। भारत और अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बन करके उभरेगा जो कि आतंकवाद या फिर ऐसी कोई भी शक्ति जो निरंकुशता के सहारे अपना कार्य कर रही है उसके खिलाफ काम करेंगे, ठीक है ना। ये चीज हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, ठीक है। आप देखो मनमोहन सिंह जी के आने के बाद हमारे फॉरेन पॉलिसी में डिजास्टरस चेंज किया गया, ठीक है ना, बहुत ही भयंकर चेंज किया गया। मनमोहन सिंह जी क्या थे, वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से थे, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि अगर जो इंडिया को वाकई में डेवलप करना है तो सबसे पहले हम लोग को एलपीजी को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, उदारीकरण करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अर्थव्यवस्था को ओपन करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या, ग्लोबलाइज जो हम हो रहे हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस समय हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमिकली कौन सी इकोनॉमी हमको ज्यादा। नाथुला पास 2006 के अंतर्गत में उन्होंने देखा कि चाइना एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था विश्व में आ रही है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक को चैलेंज करने के लिए तैयार है। ऐसी देश के साथ हमारा डिप्लोमेटिक टाइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिस पे, क्योंकि आप जैसी संगति रखोगे ना आपका भी विकास वैसा ही होगा। डिपेंड करता है। एक राइटर थे वो बोलते थे कि आप बताओ कि आप 5 जिन लोगों के साथ रह रहे हो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा, ठीक है ना। तो संगति की वजह से ना, जैसे जब भी आप अपना फॉरेन रिलेशनशिप बनाओगे ऐसे कंट्रीज के साथ बनाओगे जो फॉर बेटर है हमसे, ठीक है ना। इकोनॉमिक के आधार पे आप देखोगे, डिफेंस के आधार पे देखोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पे देखोगे, डिफरेंट इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हैं हमसे जो बेहतर कर रखा है। हम चाहेंगे कि उस कंट्री से हमारा रिलेशनशिप बिल्डअप होते रहे। 2006 के अंतर्गत में नाथुला पास को खोला गया ताकि हमारे जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको बूस्ट किया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके, इकोनॉमिक रूप से इंडिया को सशक्त किया जा सके। रशिया के साथ हम लोग, मैंने बताया था, एनुअल समिट करने लगे, हर साल वार्ता करने लगे। 2+2 डायलॉग होता है, ठीक है ना। उसमें क्या फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, या फिर एक प्रधानमंत्री जाते हैं, या फिर फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं, 2 मिनिस्टर और 2 डिप्लोमेट। इस आधार पे दोनों कंट्रीज के बीच में सम्मेलन होता है, बैठते हैं, बहुत सारी चीजों पर विचार करते हैं कि आने वाले 20 साल 50 साल में वर्ल्ड ऑर्डर क्या होने वाली है, ठीक है ना। उस आधार पे हमारे रिश्ते कहां से होने चाहिए, एनर्जी की नीड्स हम लोग किस साइड से कंप्लीट करेंगे, डिफेंस की नीड कहां से कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करने लगे। किसके साथ, रशिया के साथ, जो कि रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप को और मजबूत करता है, ठीक है ना। रिसेंट टाइम में आप देखोगे रशिया इंडिया की फ्रेंडशिप, अभी एस जयशंकर साहब सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं कि वो बचपन में जब 12 साल के थे तो उनको यूएसएसआर के सैटेलाइट व्यू देखने का मौका मिला था, तो उसके पास के साथ वो अपना शेयर किया। इस समय रशिया के विजिट पे जा रखे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा पुरानी है, यूएसएसआर के टाइम से लेकर के आज तक हम क्या एक बहुत ही टाइट फ्रेंड हैं, ठीक है ना। तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर को ये पता है कि किस धरती पे जाकर के किस हिसाब से डायलॉग्स देने और किस हिसाब से बात करनी है ना। तो ये वो हनुमान जी वाली बात हो गई, आप समझ रहे हो ना, कि किस प्रकार से अपनी बात को रखना है, डायलॉग संवाद कैसा होना चाहिए सामने वाले नेशन के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और संवाद जो है आप देखोगे मोदी डॉक्ट्रिन में भी फॉलो किया गया था, ठीक है ना। तो मोदी डॉक्ट्रिन में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 2005 के अंतर्गत में क्या, वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी क्या किए कि फॉरवर्ड लुकिंग इरादा किया, देखें कि अब न्यूक्लियर वेपनाइजेशन से ही काम नहीं चलेगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ऑर्डर में आके थे। हम लोग जो थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ब्रॉडली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल के ऊपर, और दूसरा हाइड्रो पावर के ऊपर, ठीक है ना, डैम वगैरह के ऊपर। हम लोग न्यूक्लियर पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं जानते क्योंकि साइंटिफिकली हम उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगा कि अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर से कंधे से कंधा मिला करके चलना है, कल होकर के जो 2030 तक 2050 तक हमें क्लीन एनर्जी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियर की तरफ देखना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन साइन किया, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का वो इस्तेमाल जो सिविल पर्पस से इस्तेमाल हो, जंग के लिए नहीं, ठीक है ना, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, अन्य चीजों के लिए। और उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, और जितने भी ये माइक्रो टेक्नोलॉजी हैं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड रूप से वर्क करते हैं मेडिकल फील्ड के अंतर्गत में, है ना। जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, गवर्नमेंट का फर्ज है कि हमारी जो आवाम है उसकी जीवन प्रत्याशा अधिक होनी चाहिए ताकि जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें, ये सारी डेवलपमेंट होते गई। उसके बाद पता क्या चला कि डेवलप होते हम लोगों ने एक ऐसा बेस क्रिएट किया, हमारे यहाँ ऐसी जनसंख्या क्रिएट हो गई। 70 के बाद इंडिया के अंतर्गत में आप देखोगे ना बहुत ब्रॉड बेसिस पे जनसंख्या बूम हुई थी, ठीक है ना। उस समय इंदिरा गांधी जी पकड़ के नसबंदी वगैरह करा रही थी कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, हम हमारे दो के नारे लगाए जाए, जी प्लीज, ठीक है ना। इनवर्स ट्रायंगल,
ये हमारे जनसंख्या का सिंबल था कि हम अधिक हैं, अधिक से क्या होना है, हमको कम होना है। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या को लेकर के जागरूकता हम लोगों ने फैलाना स्टार्ट करी। तो ये जो जनसंख्या का बेस तैयार हो गया था, अब जाहिर सी बात है जितने अधिक लोग होंगे ऊर्जा की खपत उतनी बढ़ेगी कि नहीं, है ना। हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा है। तो फिर हम लोगों ने क्या, इन सारी कंट्रीज से हम लोगों ने देखा, मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज थी जो कि ऑयल सप्लायर थी मेन रूप से, उनके साथ भी हम लोगों ने टाइज बढ़ाना शुरू किया। सऊदी अरेबिया के साथ हम लोगों ने पैक्ट साइन किया, उसके बाद फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया, उसके बाद फिर ये कुवैत के साथ किया। डिफरेंट डिफरेंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए हमें टाइज बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। भारतीय प्रवासी, हेडिंग डालेंगे भारतीय प्रवासी और भारत, और भारत सन 2000 तक सन 2000 तक भारतीय प्रवासी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। विश्व अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जो कि भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का कार्य कर रही है, नीचे लिख लीजिए। 2000 में यूएस राष्ट्रपति बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए। जिसके बाद अमेरिका और भारत के बीच में संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत लगभग $3 बिलियन का निवेश किया गया। इस संधि वार्ता के बाद यूएस इंडिया संबंध में सुधार आया। भारत और यूएस आपस में आर्थिक और कूटनीतिक
कूटनीतिक रिश्ते को बढ़ाने की बात करी, रिश्ते को बढ़ाने की बात करी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिएगा, उसके बाद देखिएगा 9/11 के 9/11 आतंकी हमले के बाद विश्व आतंकवाद से अव्यवस्थित हो गया था। भारत और अमेरिका साथ में मिलकर GWOT साइन किया, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, भारतीय विदेश नीति और महान शक्ति की महत्वाकांक्षा। भारतीय विदेश नीति और महान शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। महान शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। ठीक है, बात थी सन 2006 जी, भारतीय विदेश नीति और महान शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा। भारतीय विदेश नीति वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ रहा है ना सबको, स्टोरी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, 2000 तक तो ये कंडीशन था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हम लोगों ने टाइज बढ़ा ली है। ठीक है ना, रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई है, आपको ऑलरेडी पता है। बचा कौन? चीन, है ना, चाइना बच गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा राजीव गांधी जी ने पहल तो किया ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत में। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा युद्ध हुआ, हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। ठीक है ना, तो राजीव गांधी जी ने पहले पहल की, गए चाइना में बात की है, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने की बात की, बायलैटरल टाइज बढ़ाने की बात की है। कहा गया कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करके हम लोग किसके ऊपर ध्यान देते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, आर्थिक विकास पे ध्यान देते हैं। ये सारी चीजें देखी, लेकिन आर्थिक विकास जो किया गया ना, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स के टाइज हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज किसको मिल रहा था? चाइना को मिल रहा था। ठीक है ना सर, ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह जब ये इंप्रूव किया जाता, आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो रही थी हमारी, तो हम लोगों ने देखा कि इससे बहुत ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? चाइना को। तो ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट है, बेसिकली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम लोग को अपने बायलैटरल टाइज को और ज्यादा बूस्ट करनी चाहिए, लोकल कमोडिटीज वगैरह, जो लोकल सामान वगैरह उनके सप्लाई को करना चाहिए, टैरिफ ड्यूटीज वगैरह कम करनी चाहिए। उसी सिलसिले में क्या है ना कि नाथुला पास, ठीक है ना, ये एक एरिया है नाथुला पास, आप देखोगे नाथुला पास भी वहां पे टेंशंस भी होते, बॉर्डर टेंशंस, न्यूज में था, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में। तो ऐसे जो भी प्लेसेस जो नाम में रहते हैं उनको मैप पे जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाथुला पास को ओपन किया गया सन 2006 में मनमोहन सिंह के द्वारा, और हमारे और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड टाइज को बढ़ाया गया, ठीक है ना, द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता को बढ़ाया गया ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स और ज्यादा हम लोग कर सकें। इसको लिख लीजिए, सन 2006 में मनमोहन सिंह जी के अंतर्गत चीन के साथ संबंध को बढ़ावा दिया गया। चीन के साथ
संबंध को बढ़ावा दिया गया। नीचे लिख दीजिए नाथुला पास हो, नाथुला पास हो फिर से खोला गया, फिर से खोला गया। ठीक है, उसके बाद 2004 में 2004 में मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच, पुतिन व्लादिमीर पुतिन के बीच में, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन हुआ, वार्षिक सम्मेलन हुआ। ठीक है, नीचे डैश देकर के लिख लीजिएगा, जिसमें सुरक्षा से जुड़े संबंधों पर विचार किए गए। रूस द्वारा भारत की आईबीआर पॉलिसी पर संदेह, रूस द्वारा भारत की आईबीआर पॉलिसी पर संदेह। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, भारत और रूस ने यह सहमति जताई, कि एक दूसरे के तकनीकों को चोरी या नकल नहीं करेंगे, चोरी या नकल नहीं करेंगे। तो रशिया के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, आप लोग यूएसएसआर के साथ हमारे टाइज थे, दैट्स व्हाई रशिया जब बन के आया रशियन फेडरेशन, तो उसके साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हुए, फ्रेंडशिप ट्रीटी वगैरह हम लोग साइन किए। एनमोन समिट के अंतर्गत में मनमोहन सिंह जी हैं, मनमोहन सिंह जब आए ना तो उस समय रशिया थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, ठीक है ना, हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स डिफेंस टाइज वगैरह थे डिफेंस के रिलेटेड वो थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। मनमोहन सिंह जी का ऐसा क्यों, तो पुतिन जी ने बताया कि रशिया कंसर्न्ड है अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक्चुअली में होता क्या था, रशिया जो भी वेपन सिस्टम चाइना को चाहे अदर कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे कॉपीराइट इशू है। चाइना क्या करता था कि डिफेंस सिस्टम लिया रशिया का, उसको देखा कॉपी करके अपना बनाने लगा, फिर पाकिस्तान को अपना सिस्टम बेचने लगा, ठीक है ना, तो ऐसे करके सिस्टम होने लगा। तो क्या होता था रशियन जब टेक्नोलॉजी में क्या, सपोज दैट आप बहुत दिन रात मेहनत करके जग करके पढ़ लिख करके सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, ठीक है ना, उसको पता चला कि एक व्यक्ति आया रात में आपके कंप्यूटर से हैक किया और अगले दिन ले जाकर के मार्केट में बेच के मिलियन मिलियन कमाने लगा, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा कि नहीं। आपने जो सारी जिंदगी की मेहनत करी कोई सिर्फ चोरी करके आपके सारे ज्ञान का फायदा उठा ले तो ये कहीं से सही है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसी के लिए बनाया गया है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत में अपने आप को रजिस्टर करवाएगा या पेटेंट करवाएगा तो उसके टेक्नोलॉजी को या फिर उसके इन्वेंशन को सुरक्षित रखा जाएगा कि अदर पर्सन उसकी कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो रशिया बहुत ज्यादा कंसर्न था उस समय, क्या था आप देखोगे कि आर्म रेस थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम डिजाइन किए जा रहे थे जो कि अमेरिका को चैलेंज करने के लिए किए जा रहे थे। अब बहुत सारे वेपन सिस्टम को, अब क्योंकि रशिया को पैसे भी चाहिए थे तो अपने डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लाई
भी करता था वर्ल्ड ऑर्डर में, ठीक है ना। रशिया और यूएसए कहाँ से कमाते हैं? वेपन्स बेच के। सबसे ज्यादा कमाई का हिस्सा उनको डिफेंस के द्वारा आता है। तो रशिया बेसिकली चाहता था ना चाइना के अंतर्गत, और चाइना क्या करने लगा कि वो वेपन्स को पहले खरीदने लगा। तो वेपन्स जब वो खरीदता था तो वो महंगे पड़ते थे, ठीक है ना। तो वो उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपने चाइनीज टाइप के वेपन्स वो तैयार करने लगा। आप समझ रहे हो ना। तो चाइना के इस चीज को देखते हुए उनको लगा कि अगर जो भारत के साथ में भी हम डिफेंस टाइज बढ़ाते हैं, डिफेंस सुरक्षा से संबंधित चीजों को बढ़ाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत में भविष्य में वही करने लगे। समझ रहे हो आप ना। फिर हम लोग साथ में बैठे बात की, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर जो ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं करेंगे। अगर जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमारे दोनों के एस्पिरेशंस हो सकते हैं, उसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस, है ना। तो मिलके काम करेंगे, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड ऑर्डर में सप्लाई करेंगे। बेसिकली हम अपने फ्रेंडशिप को सिक्योर करेंगे। इंडिया रशिया कभी भी एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को आउट नहीं करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से लेकर के और भी अदर डिफेंस जितने भी टाइज होंगे उनको लीक नहीं किया जाएगा। दोनों कंट्रीज के बीच में जो संबंध पहले स्थापित थे वही आज भी स्थापित रहेंगे। तो मनमोहन सिंह जी के अंतर्गत ये टाइज वगैरह बढ़ाई गई। और रशिया जो कंसर्न था आईपीआर के अबाउट में, तो भारत और रूस भारत और रूस ने सहमति जताई कि हम लोग एक दूसरे की टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर लिखिए सन 2005 में, सन 2005 में वाजपेयी जी के कार्यकाल में, वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु संधि की गई, परमाणु संधि की गई। जो कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी दौरान अमेरिका ने भारत को विश्व की उभरती शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया, विश्व की उभरती शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है। 1988 में हम लोगों ने पोखरान में टेस्ट किया, ठीक है ना। वो जो टेस्ट था ना, वो हाइड्रोजन बम के बराबर विस्फोट किया था, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड में हमको दिखाया कि हम लोग भी हैं ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। अगर जो कोई भी कंट्री हमारी सोवरेनिटी पे, हमारी संप्रभुता पे चढ़ाई करता है तो उस सिलसिले में हम न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर जैसे ही वॉरहेड हमारे पास आया, अमेरिका का तुरंत हमारे प्रति जो नजरिया था वो बदलने लगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इंडियन डायस्पोरा, इंडिया जितने भी प्रवासी थे वो अमेरिका में अच्छे पोजीशंस पे थे, अच्छी जगह पे थे। तो बिल क्लिंटन जब आए उसके बाद हमारे टाइज बढ़ने लगे। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जब आई ना, तो इंडिया वहां तक बहुत ज्यादा रिजिड स्टांस लेने लगा था। आतंकवाद के खिलाफ हो जाए, चाहे पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ हो जाए। आपने देखा था कल गुजरात जी के डॉक्टरेट के अंतर्गत में कि पड़ोसी अगर जो 1 इंच आगे आया था तो हम 1 यार्ड आगे जाएंगे, ठीक है ना। पीछे नहीं हटेंगे। अब पुराना वाला भारत क्या कि नहीं बैठते हैं, बात करते हैं, सुलझाते हैं, वो सारी चीजें पीछे हट गई। ये सारी चीजों को देखते हुए, साउथ रीजन में इंडिया के प्रेजेंस को देखते हुए, इंडिया की आर्थिक अवस्था को देखते हुए, वाजपेयी जी के अंतर्गत में जो हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था। फिर ये न्यूक्लियर डे, सिविलियन पर्पज से अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी साझा करेगा किसके साथ? इंडिया के साथ, ठीक है ना। ये सारी चीजों को देखते हुए अमेरिका को ये महसूस हुआ कि अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर में कोई एक कंट्री है जिसके पास पोटेंशियल है वर्ल्ड ऑर्डर में एक ग्रेट पावर बनने की, तो वो कौन है? इंडिया।
क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक वैल्यू पे चलता है, ठीक है ना। एक चीज होती है इंस्टीट्यूट मैटर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। एक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि देखिए साम्यवाद को फॉलो करता है चाइना, ठीक है ना, और डेमोक्रेसी को फॉलो करता है इंडिया। अभी चाइना की पोजीशन क्या है? हमसे अच्छी है। इंडिया की पोजीशन क्या है? बुरी है। लेकिन जो भी ऐसा देश है जो लोकतंत्र को फॉलो करता है, जिसकी विचारधारा, जिसकी गवर्नमेंट, जिसकी पब्लिक लोकतंत्र के आधार पर काम कर रही है, उसका भविष्य उज्जवल है रादर देन साम्यवाद। आप समझ रहे हो ना। अब देखो दो एग्जांपल देता हूं, दो व्यक्ति मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको आप बोलोगे कि दिन भर में तुम्हें 3 घंटे पढ़ने हैं, वी डजंट केयर कि आप घूम के पढ़ रहे हो कि टहल के पढ़ रहे हो, बस 3 घंटे में इतने कंटेंट है वो आपको रेडी करके प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। और एक बच्चा है जिसको आप जबरदस्ती बैठा रहे हो और रेगुलरली 3 घंटे पढ़ा रहे हो, उसे प्रिपेयर करा रहे हो, ठीक है ना। पहला वाला बच्चा स्टार्टिंग में आपको बढ़िया रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि उसे ही डजंट केयर कि चलो यार छोड़ो, पढ़ लेंगे चाहे नहीं पढ़ेंगे, क्या गलत पढ़ी है कि नहीं। दूसरे वाले बच्चों को आप स्ट्रिक्टली बैठ के पढ़ा रहे हो, वो पढ़ रहा है, ठीक है ना। पहला वाला बच्चा क्या है, स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वो जब देखेगा कि इस 3 घंटे के आधार पर मुझे तौला जा रहा है सामने वाले लड़के से, ठीक है ना, तो वो अपने 3 घंटे में जान झोंकना शुरू करेगा। समझ रहे हैं आप ना। और इधर वाले बच्चे के साथ क्या है, क्योंकि लगातार इसे स्ट्रिक्ट रखा जा रहा है और रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत में रखा जा रहा है कि नहीं 3 घंटे जब तक आप पढ़ नहीं लोगे तब तक पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं पीना, आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। समझ रहे हो ना। 2-3 दिन तक तो ये बढ़िया से पढ़ेगा, फिर ये ऊब जाएगा। आप समझ रहे हो ना। ये कहीं ना कहीं से बहाना माने लगेगा, चाहे जो 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ किताब खोल करके देखेगा, पढ़ेगा नहीं। आप समझ रहे हो ना। साम्यवाद के साथ वही स्थिति है, वहां की जनता को आप जबरदस्ती फोर्स करके किसी तरीके से आप कार्य करा रहे हो, नहीं आपको आगे बढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही पढ़ना है। अब किसी को आर्ट्स पढ़ने का मन है तो नहीं, तुम साइंस ही पढ़ो। आप समझ रहे हो ना, साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, हमारे देश के लिए कमा करके रखो। लॉजिकल थिंकिंग आपकी रहनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। तो जनता बहुत ज्यादा, आप देखोगे आए दिन तक विरोध होने लगता है। तो इंस्टीट्यूट मैटर हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि चाइना भी जिस पोजीशन पे है, ठीक है, अच्छी जगह पे है, लेकिन सन 2050 तक अगर जो देखा जा रहा है, जिस हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो उभरती हुई शक्ति के रूप में यूएसए ने किसको देखा? इंडिया को। तो ये वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया एक मेजर पावर बन करके निकला। और वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या है ना, अब हम लोगों की सुनते नहीं थे, अब हम लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी घटनाएं घटती थी, इंडिया वहां पे अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया था। अगर जो किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ, अगर जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ टाइज बढ़ाता था, अगर जो टाइज बढ़ा रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली रशिया की तरफ शिफ्ट होने लग रहे थे। क्यों? ताकि हम वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अच्छी नहीं बन रही है, तो चाइना के साथ हम कंप्लीटली बिगाड़ेंगे भी नहीं कि हम यूएसए के साथ में नहीं, हम चाइना के साथ भी कॉपरेशन बना करके रखेंगे कि अगर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमको अगर जो किसी तरीके से परेशान करेगा तो मैं और चाइना मिलकर के टैकल कर लेंगे, और चाइना अगर जो परेशान करता है हम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलकर के टैकल कर लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चाइना के लिए, यूएसए के लिए, रशिया के लिए, या फिर जितनी भी ग्लोबल सुप्रीम पावर है, एक लौती एक ऐसी कंट्री है जो बेस सपोर्ट दे सकती है, वो है कौन? इंडिया, ठीक है ना। और यहाँ का ह्यूज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ना बहुत ज्यादा वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वर्ल्ड की जितनी भी ऐसे डेवलप्ड नेशन के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बच रखा है। समझ रहे हो आप ना। अभी आप तैयारी के लिए परेशान हो ना कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे बन जाओगे, तब फिर भी बैठ के पढ़ोगे, तो आप कौन पढ़े यार, है कि नहीं। ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो आगे देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, इसके बाद मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत द्वारा आसियान देशों से संबंध भी बढ़ाए गए। आसियान देशों द्वारा भी संबंध बढ़ाए गए। भारत और आसियान के मध्य, भारत और आसियान के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए, एफटीए। गुड्स को लेकर के 2010 में,
और सर्विस को लेकर 2012 फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था 2010 में गुड्स को लेकर और 12 में सर्विस को लेकर के। और ये भी घटना हम लोग डिस्कस कर रखे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जब मैं सर्विस के मोड बता रहा था 1 2 3 4 रिवीजन करिए आएगा समझ में। देखिए इसके अंतर्गत में क्या है ना कि हम लोगों ने देखा कि टाइज वगैरह पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ इसे। इसके अलावा भारत के द्वारा जापान के साथ संबंध को बढ़ावा दिया गया। जापान के साथ संबंध को बढ़ावा दिया गया। तथा अफ्रीकी देशों के साथ भी कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत भारत द्वारा पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट जो कि लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया। जो कि लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए बनाया गया। भारत द्वारा शुरू किया गया। तो आप समझ रहे हो ना मोदी जी द्वारा जो रिसेंट वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी चीजें एंजॉय करी जा रही है तो ये हमारे पुराने प्रधानमंत्रियों की देन है ना। हमारे प्रधानमंत्री दूर तक देखें, दूर तक सोचे कि इन राष्ट्रों की हमें आवश्यकता है तो इनके साथ टाइज बढ़ाने की आवश्यकता हमको है। अब हुआ क्या, अब आप देखोगे कि इंडिया एक ऐसा नेशन था कि 2006 वगैरह तक हम बहुत तेजी से आर्थिक रूप से अपने आप को विकसित कर रहे थे है ना। बहुत तेजी से अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित कर रहे थे और जब भी कोई भी कंट्री प्रोड्यूस करना शुरू करती है तो क्या कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके ताकि वो अपने यहाँ गेन कर सके। अब इंडिया एक्सपोर्ट किसको करेगा? अमेरिका को करेगा। अमेरिका में टेक्नोलॉजी की कमी है। कनाडा को करेगा, यूरोपियन यूनियन को करेगा नहीं, चाइना को करेगा, रशिया को करेगा नहीं। इंडिया को भी मार्केट चाहिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका आज तक इस्तेमाल वर्ल्ड की जितनी भी पावर है करी है तो सिर्फ शोषण करने के लिए, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। वहाँ पे खेती के लिए जमीन उतनी अच्छी नहीं आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेयर एलिमेंट अर्थ के जो एनर्जी नीड्स हमारे पूरे कर सकते हैं, जो बहुत सारे तरीके के टेक्नोलॉजी में हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो अफ्रीका में आपको पाया जाएगा। ठीक है ना। इंडिया ने देखा कि बाकी सारी की सारी कंट्री, अभी फ्रांस ये कहाँ पे क्राइसिस था, ये चैड के अंतर्गत में, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये है चैड, ठीक है ना। सूडान वाला जो मामला हुआ था, फ्रांस और रशिया के बीच में टेंशन आ गई थी, यही चीज है।
आप समझ रहे हो ना, अभी भी वहां पे बहुत सारे वर्ल्ड पावर फंसे हुए हैं। चैट में जो जितनी भी अनसर्टेनिटी आ रखी थी इसी कारण से इंडिया क्या किया ना, ये सोचा कि अगर जो वर्ल्ड ऑर्डर में हमें अगर जो चलना है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अपने आप में आप देख रहे हो कितना बड़ा है, ह्यूज है, और नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज्यादा इनरीच है। इंडिया ने देखा कि हमको इससे टाइज बढ़ाना पड़ेगा कि जितने भी हम अब इस समय इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी कर रहे हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी बढ़त कर, ब्रह्मोस से भी हमारे कुछ नेशंस खरीद रहे हैं, ठीक है ना, हमारी टेक्नोलॉजी से बेहतर है तभी तो, ठीक है ना। अब साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन नेशंस में आप देखो ना, यहाँ पे अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा भूखमरी वगैरह, गरीबी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत कम है, नेटवर्क प्रोवाइडर बहुत सारे कम है, कंपनीज वगैरह वहाँ पे बहुत कम है। महिंद्रा, टीवीएस, ये सारी जो इंडियन कंपनी है, टाटा मोटर्स वगैरह, ये सब जाकर के अफ्रीकन नेशंस में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, हम इंडियंस जाकर के वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल भारती का आप देख लोगे एज ए नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में, समझ रहे हो। तो इंडियन कंपनीज अब इंटरेस्ट कहाँ पे ले रही है, अफ्रीका के अंतर्गत में। इससे क्या होगा कि वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज की सप्लाई का देखो हो क्या रहा था ना, कोविड-19 के समय में हम लोगों ने देखा कि सप्लाई चेन नेटवर्क जैसे ही बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुआ, सारी की सारी कंट्रीज किसके ऊपर डिपेंड थी, चाइना के ऊपर डिपेंड थी। उस समय जैसे ही चाइना के ऊपर से कट हुआ, लॉकडाउन हुआ, कट हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का, हम चाह के भी वो सप्लाई चेन नेटवर्क पकड़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सप्लाई चेन नेटवर्क में जो भागीदारी थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, ठीक है ना। हम कहीं ना कहीं से पीछे पड़ जाते थे टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे अन्य चीजों में। तो भारत ने देखा कि भारत के लिए स्कोप कहाँ पे है, अगर जो इन सारी चीजों को देखा जाए, अपनी चीजों को सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो अफ्रीका है, ठीक है ना। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये नेटवर्क प्रोवाइडिंग से लेकर के, और सबसे ज्यादा मजबूत भारत का कौन सा सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर। मैंने बताया था सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। हमारी जो कंपनीज हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं ना, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा कोई अगर जो डोमिनेंट रोल प्ले कर सके तो वो कौन करे, इंडिया। अभी 5G टेक्नोलॉजी की जब अगर जो बात करोगे तो एक मेजर कंपनी है हुआवे, ठीक है, वो चाइनीज कंपनी है। और हुआवे के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो जिन जिन कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है कि वो वहां के डाटा को ब्रीच करती है, ठीक है ना, लीक करती है। कहां पे? चाइनीज मिलिट्रीज के लिए, समझ रहे हो आप ना। अब जैसे सपोज दैट अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, वो किसकी 5G टेक्नोलॉजी यूज करेगा, हुआवे की। अब हुआवे के नेटवर्क को पता है कि इस माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत में कितनी सारी चीजें इंटेलेक्चुअल हो रही हैं, उन इंटेलेक्चुअल चीजों को कॉपी करके चाइना इधर दूसरा प्रोडक्ट बना दे रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी जिस चीजों पे वर्क कर रही है, तब तक इधर चाइना प्रोड्यूस कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, मिलिट्री रूप से, ये टेक्नोलॉजी रूप से चाइना को एडवांस करेगा कि नहीं अमेरिका से। अमेरिका की बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इसी माध्यम से चोरी हो गई है, आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज को देखते हुए चाइना, अमेरिका ने कहा कि हम 5G टेक्नोलॉजी के लिए चाइनीज कंपनी को अब बैन कर देंगे। हुआवे अमेरिका के अंतर्गत में, चाहे जितने भी वेस्टर्न नेशन है, यूके की अगर जो आप बात करोगे, चाहे अन्य कंट्रीज की बात करोगे, तो वहां पे हुआवे अब सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। हुआवे के जो सीईओ थे, उनकी बेटी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया था, आप समझ रहे हो ना। इसी बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी चाइना। अभी ये वीवो है क्या, वीवो चाइनीज फोन कंपनी है, वहां की स्टाफ को भी इंडिया ने अरेस्ट कर लिया है, कुछ ये टैक्स चोरी का मामला है, ठीक है ना। तो चाइना अग्रेशन दिखा रहा है इस समय कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कोई भी कमर्शियल कंपनी के ऊपर आप कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, उसको जो भी लीगल एड चाहिए होगी उसको चाइना प्रोवाइड करेगा। यही टेंशन सेम अमेरिका के साथ भी चाइना की हुई थी, जब उसने हुआवे के जो मालिक थे उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए ये सारी चीजें, तो यहाँ पे क्या है ना, अब इंडिया इस मौके का फायदा उठा रही है। इसमें 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में इंडिया में सबसे अच्छा सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिलायंस, जियो, है ना। तो जियो ने इस अपॉर्चुनिटी को गेन किया। अब इंडिया हो सकता है आगे फॉरवर्ड में यूएसए के मार्केट में जितनी भी 5G नेटवर्क सप्लाई होगी वो कौन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो आप समझ रहे हो ये मेजर 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 चेंज है, आप समझ रहे हो ना। जिस टेक्नोलॉजी के लिए हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ जीपीएस सिस्टम वगैरह कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, अमेरिका से। अब हम अमेरिका को नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, तो ये ट्रांजिशनल शिफ्ट है इंडिया का, समझ रहे हैं आप ना। तो ये भारत के प्लेस को दिखाता है कि हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। तो अब जरूरत क्या है हमें, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जो डिस्कस किया आसियान नेशंस, आप देखोगे ना कि सप्लाई चेन नेटवर्क जिस समय डिसरप्ट हुआ था, सारे के सारे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस थे ये आसियान रीजन की तरफ देखने लगे थे। ये नेशंस बटे हुए हैं लेकिन इनके पास ह्यूज पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल है,
आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से ये मजबूत देश है, सप्लाई चेन नेटवर्क में वियतनाम, फिलीपींस, ये फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। वहां पे एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है ना, जो कि चाइना को डायरेक्टली जोड़ता है, इधर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इन सारे कंट्रीज सप्लाई चेन नेटवर्क का मेन हिस्सा है, ठीक है ना। तो आसियान कंट्रीज वगैरह जो थी बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो हमारा आसियान कंट्रीज के साथ टाइज होना इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या, जब हम लोग आसियान कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे तो ये हुआ कि जब हम लोगों ने गुड्स की बात करी तो ठीक है, आसियान कंट्रीज बोली चलो ठीक है, बहुत सारे गुड्स हम भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे गुड्स आप भी प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब सेवाओं की बात हुई तो इस समय तक, जब हम लोग ये 2010 तक की बात कर रहे हैं, तो उस समय तक के आप देखोगे ना, इंडियन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और समृद्ध होने लगी थी। इस समय करंट एरा में आप देखोगे हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन की एरिया इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, कुशलता है फिर भी अवसर नहीं है। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो हम लोगों ने पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों का टाइज किया था, ठीक है ना। गुड्स फ्री किया, गुड्स के मामले में तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। लेकिन जब सर्विसेज की बात हुई, तो इंडियन वाले जितने इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो थे, जाकर के वहां पे कब्जा जमा लिए। तो आसियान कंट्रीज के जितने भी लोकल लोग थे उनको जॉब मिलना मुश्किल हो रही थी। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं ना कि अभी मैन पावर को रहने देते हैं, बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ से, अभी आदमियों को रहने दो, अपने यहाँ के लेबर फोर्स को मत भेजो हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ के लोकल लोगों की नौकरियां कहा जा रहा है। बीच में अमेरिका के अंतर्गत में ये वीजा बैन करने की बात हो रही थी, इंडियंस का वीजा बैन करो, सारी नौकरियां खा जा रही है, हमारे अमेरिकन को कुछ मिल नहीं रहा है ना। ऐसे करके तो सर्कमस्टांसेस आ रहे, तो फिर इंडिया ने समझाया देखो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि एक लिमिटेड बाउंड मैनर में आप वीजा फ्री करो ताकि कुछ इंडियंस आपको जाकर के सपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर जो मान लो कल को करके हम लोग तेजस बेचते हैं, ठीक है ना, तो तेजस की वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहां पे डालना पड़ेगा कि नहीं, वहां पे मेंटेनेंस वगैरह इंडिया प्रोवाइड करेगा कि नहीं, उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो अपने भेजने ही पड़ेंगे हमें, है ना। हमारे इंटेलेक्ट्स को भेजने ही पड़ेंगे, साइंटिस्ट वगैरह को। तो कुछ एरिया हम लोग ओपन करके रखते। तो 2012 के बाद सर्विस सेक्टर को भी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विस कंप्लीटली आसियान कंट्रीज के साथ हम लोग फ्री बेसिस पे करने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज्यादा, इस समय आप देखोगे नॉर्वे और एक कंट्री है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, हाँ, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के वर्ल्ड ऑर्डर से हम कनेक्ट कर सके, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं एक टाटा कंपनी है, ठीक है ना, सपोज दैट मैं टाटा हूँ, मेरी 10 लाख की कार है, तो 10 लाख की कार मैं चाइना में बेच सकता हूँ और यूरोप में बेच सकता हूँ। चाइना के साथ मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखी है, 10 लाख की कार 10 लाख में बिकेगी, ठीक है ना। वहां पे ना कोई टैक्स है ना कोई कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। जितने में मैं इंडिया में बेच रहा था उतने में चाइना में मैं बेच दूंगा। जैसे ही मैं यूरोप में गया, वहां पे पता चल रहा है क्या कि क्लीन एनर्जी सेस लगा हुआ है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए उस कार की कीमत बढ़ जाएगी, 12 लाख की हो जाएगी। और वहां का लोकल जो प्रोड्यूसर है वही कार कितने में, 10 लाख में मुहैया करा रहा है। तो वहां के लोकल पॉपुलेशन किसको करेगी, टाटा को या वहां के लोकल को, वहां के लोकल को, क्योंकि वो 10 लाख में मिल रही, टाटा की कार तो 12 लाख में हो जाएगी ना। 2 लाख रुपए सेस भी लग रहे हैं इसको, तो टाटा का क्या सिस्टम वहां पे चलेगा, तो टाटा खुद ही नहीं चाहेगा, छोड़ो मुझे वहां बेचना ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, तो ये मार्केट को खराब करता है, आप समझ रहे हो ना, ये टाइज को खत्म करता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह अन्य कंट्रीज से करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारी जो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इन सब की बात हो गई। अब हमको क्या दिखाना कि सन 1970 के बाद क्या हुआ ना कि उस समय के बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जापान चाइना के ऊपर हमला क्यों करना चाहता था, जब इंपीरियलिज्म के लिए बढ़ावा दे रहा था, चाइना की तरफ देख रहा था ना। अभी नया नया जापान डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो सबसे ज्यादा उसके किस चीज की आपूर्ति करनी थी, ऊर्जा। इसी ऊर्जा के लिए जापान क्या कर रहा था, चाइना के ऊपर आक्रमण करने वाला था। आप समझ रहे हो, कंप्लीटली उनको परेशान वगैरह कर रहा था।
क्या भारत भी ऐसी ही नीति अपनाता? ठीक है ना। हम लोगों ने देखा 1970 के बाद 2006 तक में इंडिया बहुत ब्रॉड लेवल पे डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ के लोग हैं जो वीआईपी हो रहे, पहले जो नमक रोटी खा करके सोते थे, अब उन्हें पिज्जा बर्गर चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके हमारे लोग डेवलप होने लगे। पहले क्या होता था ना कि संयुक्त परिवार रहता था, एक लोग कमाने वाले रहते थे और 10 परिवार के लोग उसके ऊपर निर्भर रहते थे। अब 10-10 लोग कमाने वाले हैं, आप समझ रहे हो ना। डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है। पहले क्या होता था ना कि वो बांस वाला पंखा हम लोग खरीदते थे और हर घर में एसी लगवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वी इंडियंस मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। पहले हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, सोचने की क्षमता, पढ़ने की क्वालिटी, पहले क्या होता था दरी पे बैठते थे लोग, आजकल एसी रूम्स रह रहे हैं, ठीक है ना। कि आप यहाँ पे जाकर के पढ़िए, ऑनलाइन आपको सिस्टम अवेल किए जा रहे हैं। तो इंडिया एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होते हुए देख रहा है ना। तो ऐसे समय में क्या हुआ ना, इंडिया को सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग हैं, पैसे पा रहे हैं, कार खरीदेंगे, अब कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, है ना। तो पेट्रोल के लिए फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कर रहे हो, इंडस्ट्रीज किस पे रन करेंगी? ऑब्वियसली कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पे, ठीक है ना। तो ऊर्जा की आपूर्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, चाहे जनता के पर्सपेक्टिव से देखें हम, चाहे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। और इंडिया को क्या महसूस हुआ 2006 के बाद कि हमें अपनी जो विदेशी संबंध, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उन देशों के साथ स्थापित करना पड़ेगा ना जो भी कंट्रीज ऊर्जा प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज थी जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? ऑयल सप्लायर ग्रुप, OECD कंट्रीज, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये सऊदीया लेकर के यूएई, कुवैत वगैरह, ईरान, ये सब सारी कंट्रीज की और मिडिल ईस्ट की ओर हम लोग अपनी पकड़ को मजबूत किया। तो ये चीज ध्यान दिया गया किसके द्वारा? मनमोहन सिंह जी के द्वारा। उन्होंने देखा कि एलपीजी के द्वारा अगर इंडिया को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ओपन करते हैं तो फिर क्या है ना, हमको इंडिया के सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी रखने पड़ेंगे ताकि वो अपनी ऊर्जा की आपूर्ति पूरी कर सके। अगर जो कंप्लीटली हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर रशिया या फिर किसी एक कंट्री के ऊपर रिलायबल रहते हैं तो हो सकता है हमारा भी हाल वेनेजुएला वाला चाहे अदर कंट्री की तरह हो जाए। इसलिए हमें ये डिपेंड करना पड़ेगा कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के साथ टाइज बढ़ाएं। इस संदर्भ में ऊर्जा कूटनीति लिखिए, हेडिंग करें ऊर्जा कूटनीति। ऊर्जा कूटनीति मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत और सऊदी, भारत और सऊदी के मध्य रणनीतिक साझेदारी भारत और सऊदी के मध्य रणनीतिक साझेदारी को लेकर के समझौता हुआ, को लेकर के समझौता हुआ। लाइन चेंज करिएगा, आगे लिखिएगा भारत के द्वारा यूएई, कुवैत, ओमान, अभी ओमान में जा रखे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पता है कि नहीं? हाँ, अभी ओमान में जा रखे हैं। तो ये हमारे और ओमान के टाइज के लिए बहुत अच्छा है। इसके पहले जो ओमान के सुल्तान थे वो इंडिया के बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है ना। तो ये जो अगले सुल्तान बने हैं ये भी इंडिया के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं। तो अभी हमारे वहाँ पे निर्मला सीतारमण जी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो अभी वहीं पे गए हुए हैं, ठीक है ना। ओमान, कतर, कुवैत लिख लिया, ठीक है, आदि देशों के साथ ऊर्जा संबंधी विषयों पर
विषयों पर समझौता किया गया, समझौता किया गया। ठीक है, लाइन चेंज करके अगले में लिखिएगा। इंडिया और कतर के मध्य इंडिया और कतर के मध्य एलएनजी से जुड़ा समझौता साइन किया गया। एलएनजी से जुड़े समझौते पर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लाइन चेंज करके, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत एक ऐसा राष्ट्र बन के निकला भारत एक ऐसा राष्ट्र बन के निकला जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाया। तो यूएसएसआर के जाने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास अथॉरिटी दे दी गई कि अफगानिस्तान की चीज़ों को देखे, तो अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप किया गया। ठीक है, लोकतांत्रिक विचारधारा पे वहाँ पे एक सरकार नियुक्त की गई। ठीक है, उसके बाद उसको अमेरिका को तब तक सपोर्ट किया जा रहा था। बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही भारत को पता चला कि यहाँ पे अफगानिस्तान के अंतर्गत, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है ना, नेबरहुड है, और नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत में हम लोग अपने पड़ोसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं। तो इस सिलसिले में भारत ने अफगानिस्तान के अंतर्गत अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बिल्ड किया, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, अलग अलग सुविधाएं ओपन करी। ठीक है ना, इस आधार पे कि इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो अवेल करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट में हमारा पहुंच मिल जाएगा। देख रहे हो ना, तो अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। इन फ्यूचर जब हम लोग पीओके को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पीओके हमारे पास में होगा, अफगानिस्तान से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो लैंड के थ्रू, सी की बात नहीं है, लैंड के थ्रू हमें एक प्रॉपर कनेक्शन मिलेगा। कहाँ पे, इस मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से। आप समझ रहे हो ना। तो इस विजनरी थिंकिंग के साथ मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हम टाइज बढ़ाएंगे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे सेटअप है, तो हम इनकी मदद करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने पार्लियामेंट बनवा दिया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, बहुत सारी चीजों को लिबरलाइज करने की कोशिश की, गवर्नमेंट बेसिस पे, मिनिस्ट्रियल बेसिस पे वहाँ पे मदद प्रदान करने की कोशिश की, खाने की चीजों को पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद यहीं तक नहीं, जब यहाँ पे तालिबान की भी गवर्नमेंट बन गई है, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से कोई भी कनेक्शन रखने का फैसला नहीं लिया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें तालिबान से मतलब नहीं है। अगर जो ऐसी कोई आवश्यकता होगी, फिलहाल के लिए हम लोग ये नहीं कह रहे कि तालिबान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अफगानिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी जो सहानुभूति है वो अफगानिस्तान के आवाम को लेकर के अभी भी है। ठीक है ना, तो अफगानिस्तान के अंतर्गत में हम लोग फूड सप्लाई करते हैं, गेहूं का निर्यात करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को पहुंचाते हैं, वहाँ की आम जनता तक कपड़े वगैरह भी पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो ये मदद के तौर पे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें बन करके आई, तब तक ये सारा वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद फिर क्या हुआ, मोदी जी आए। ठीक है ना, मोदी जी सत्ता में है, 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 में उनको इतना ज्यादा अच्छा काम किए, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया, 2019 में उन्हें फिर से बना दिया गया। ठीक है ना, उसके पहले वो क्या थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक्चुअली में ना गुजरात मॉडल के ही नाम पे ये गवर्नमेंट में आए। ठीक है,
ठीक है, अगला जो हेडिंग है आपका मोदी डॉक्ट्रिन है, ठीक है ना। मोदी जी का सिद्धांत ये क्या है फॉरेन पॉलिसी में लेकर के, जब भी मोदी जी की आप बात करोगे नहीं नहीं मुझे हाँ बना के दीजिए, काम ही देगा, बस इतना ही है, चाहिए 40 मॉडल। ठीक है, जब भी आप भारत की बात करते हो इस समय करंट वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी हमारी सॉफ्ट पावर डेवलप हो रही है या फिर अन्य चीजें डेवलप हो रही है, तो आप जब भी आप मोदी जी की बात करोगे फॉरेन पॉलिसी बिल्डअप करने में, तो आप देख के चलोगे कि मोदी जी पर्टिकुलरली ऐसे नेता बन करके निकले जिनकी थिंकिंग क्या है, विजनरी है, ठीक है ना, वो दूर तक सोच रहे हैं। उन्हें मतलब ये नहीं देखना है कि अभी करंट लेवल में क्या हो रही है या फिर लोकल लेवल पे चीजें क्या हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये, और सबसे पहली चीज उन्होंने क्या डिसाइड करी कि इंडिया को ना जैसे भारत का जो रिश्ता है अन्य देशों, उन्हें सबसे पहले क्या पर्सनल डिप्लोमेसी को आधार बनाया, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से, मतलब उन्होंने वहां के जो नेता थे वहां के लोग थे उनसे जाके पर्सनल विजिट किया। आप मोदी जी को देखोगे जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए सबसे पहले वो क्या करना शुरू किए, विदेश दौरा। विदेश दौरा के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इंडियन डायस्पोरा से मिला, ठीक है ना, इंडिया के जो प्रवासी हैं उनसे जाकर के मिले, जितने भी भारतीय मूल के निवासी जो जाकर के अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं उनसे जाकर के मिले, और क्या है, उन्हें भारत की स्थिति का अनुभव कराया कि ठीक है आप लोग तो यहाँ पे मजे कर रहे हैं, अमेरिका में कमा रहे हैं, जापान में कमा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, वहाँ कमा रहे हैं, लेकिन आपके अपने लोकल आवाम का कभी आपने फिक्र किया है, जाकर के बात किया। फिर दूसरी चीज वहाँ के बच्चों से जाकर के मिले, बच्चों से जाकर के मिले, भारतीय संस्कृति के बारे में बात किया, बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस करी। फिर उसके बाद वहां के नेताओं से पर्सनली मीट किया। तो अगर जो पुतिन से, राष्ट्रपति पुतिन से आप बात करोगे तो मोदी जी के पर्सनल टाइज, ठीक है ना। अगर जो आप ट्रंप से बात करोगे, डोनाल्ड ट्रंप से, तो मोदी जी के पर्सनल टाइज है, बहुत सारे ऐसे। उसके बाद ये जापान के इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत अच्छे नेता हैं यार, बताऊंगा मैं भी, मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे हैं, देश आ रहा है, मतलब नाम बस नहीं आ रहा है। इंडिया के साथ टाइज ज्यादा बिल्डअप करने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। इसके पहले थे और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे अभी भी जापान के जो भी है शिंजो आबे, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे मतलब लीडर थे। बेसिकली इनकी भी विजन जो थी ना फार डिप्लोमेटिक थी, तो मोदी जी ना जो पर्सनली इन लोगों से टचअप रखते थे, तो ये ना पर्सनल डिप्लोमेसी पे बहुत ज्यादा, जो व्यक्तिगत कूटनीति होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिए, राष्ट्रों से डायरेक्ट अपना रिश्ता बनाने लगे। उसके बाद क्या था, रिटेल डिप्लोमेसी। रिटेल डिप्लोमेसी के अंतर्गत में क्या था कि इन्होंने छोटी छोटी कूटनीति बनाई। उन्हें लगा कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत में हमें अब अन्य देशों को समूह के साथ जोड़ना पड़ेगा, और पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर कि जिन हम समूह इस आधार पर बनाएंगे जिस हिसाब से हमारे पर्सनल, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम फ्रांस के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रांस क्या है, टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस ऐसी कंट्री है जो हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एनर्जी नीड्स के मामले में हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ टाइज बिल्डअप कर रखे हैं। डिफेंस के मामले में रशिया अमेरिका दोनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को, मोदी जी की बात करो तो उन्होंने ये 4D मॉडल का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। पहला चीज क्या है, डेमोग्राफिक, यानी कि जनसंख्या। वर्ल्ड में हमारी जनसंख्या की क्या वैल्यू है, इंडिया की क्या आवाज है, इसको किसने रिप्रेजेंट किया, मोदी जी ने, ठीक है ना। तो कोई भी कुछ भी कह ले, हम तो नहीं करेंगे, हमारे पास आवाम है ना। जिसके फैमिली में 10 एक दो लोग हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक के 4 बेटे हैं, एक के 10 बेटे हैं, ज्यादा कौन कूदेगा, 10 वाला वही वाला हाल था इंडिया का, समझ रहे हो ना। कि पाकिस्तान वगैरह कोई आ जाए, तुम्हें अमेरिका सपोर्ट करेगा, इट डजंट केयर, तुम्हें अलकायदा सपोर्ट कर दे, हम हैं, हम भारत हैं, ठीक है ना। अगर जो कूटनीतिक साझेदारी की बात आ गई, डिफेंस की बात आ गई, इकोनॉमी की बात आ गई, चाहे अन्य किसी भी चीज की बात आ गई, तो इंडिया के डेमोग्राफिक्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया किसने, मोदी जी ने।
वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के अंतर्गत में जो किसी देश को अगर जो रातों रात हीरो बनाना है तो कौन बना सकता है? भारत। रातों रात गिराना है तो कौन बना सकता है? भारत। आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ एक रात में वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ठीक है ना, कि क्या है देखते देखते सिर्फ की क्या है, इतने ज्यादा लोग हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, और प्लस वो खाली हैं ठीक है ना। तो डेमोग्राफिक्स का इस्तेमाल करना कोई मोदी जी से सीखे, ठीक है ना। हमें देखा कि जनसंख्या का दो भाग है, एक जो बाहर रह रहा है जो समृद्ध है, जहाँ पे भी जाकर के समृद्ध अच्छी अच्छी जगह, ऋषि सोनाक वगैरह इंडियन ऑरिजिन के यहाँ देख रहा हूँ, पीएम है यूके, और क्या चाहिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसी कंट्री जो उनको कभी कॉलोनी बना करके रखा था, आज हमारा बंदा वहाँ पे रूल कर रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा उन्हें लीडर हमसे बेहतर। आप समझ रहे हो ना, एक समय वो हमको आजादी नहीं दे रहे थे कि इंडियंस अपना देश नहीं चला पाएंगे, इनको क्या ढंगे जंगली लोग ये क्या चलाएंगे, ये संविधान बनाएंगे। आज समझ रहे हो, उनके संविधान को कौन सहारा दे रहा है, इससे ज्यादा और क्या बिल्डअप होगी। तो मोदी जी ने देखा कि एक भारतीय जो बाहर है, एक जो भीतर है, ये तो नमूने ही है ना। देखो क्या होता है ना, तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने ये कहा कि भारत जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, चाहे G20 की बात करो, चाहे किसी भी मेजर ऐसे इंस्टीट्यूशंस की आप अगर जो बात करोगे वर्ल्ड ऑर्डर में, इंडिया ने कहा कि क्या इंडिया में ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व संस्थाओं के अंतर्गत में, किस आधार पे होना चाहिए? जनसंख्या के आधार पे। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेशन को हैंडल कर रही है और हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस चीज को मोदी जी ने फॉरवर्ड किया कि इस डॉक्ट्रिन को अब चेंज करना पड़ेगा कि जो जो शक्तिशाली है सिर्फ वही निर्णय करे, नहीं जिसके पास ज्यादा है निर्णय में बराबर अधिकार है। दूसरी चीज क्या है? डिमांड, मांग। तो ये कोविड-19 के बाद हमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से समझ में आया, क्योंकि गुजरात मॉडल को आप जब जो देखोगे, मोदी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने देखा जब वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के अंतर्गत में, देखा कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो सी से कनेक्टेड है, फिर समुद्र से कनेक्टेड है, मतलब कि हम इसको ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए डील कर सकते हैं। गुजराती लोग बनिया टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनने देखा कि अब गुजरात है, यहाँ के लोगों में पोटेंशियल है, क्षमता है, ठीक है ना, इनके पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है और इन्वेंशन नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। ये किसके पास है? डेवलप्ड नेशन के पास। वो जैसे ही सीएम बने गुजरात के, तुरंत दौरा करना शुरू कर दिया जापान में जाकर के वहाँ पे टाइप सेटअप किए, जापानीज कंपनीज को बोले कि आप आइए गुजरात में आकर के इन्वेस्ट करिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप क्या हुआ ना, आप सपोज करें किसी पार्टी में जाते हो, ठीक है ना, पार्टी में पहले पहुंचे तो सबके सब शर्ट पहन करके आ रखे थे, तो आप गए देखे शर्ट पहन के चले गए, ठीक है ना। आप घर वापस आए, दूसरे दिन पार्टी में गए, सोचे कि सब तो शर्ट ही पहन के जाएंगे, मैं भी शर्ट डाल लेता हूँ, लेकिन पता चला सब कोट वगैरह होते, सब कोट में देख लो आप भी शर्ट, सब में देख महसूस होगी, है ना, तो आप भी कोट पहनने की कोशिश करोगे। क्या होता है ना, इंडिया में जब भी FDIs वगैरह आती हैं तो हमारी लोकल पॉपुलेशन देखती है, पहले हम कहाँ लावा चला रहे थे, फिर अचानक से हाथ में आईफोन आ गया, अरे क्या बात है, हम भी आईफोन बनाएंगे, ऐसी इंस्पिरेशन आई। तो जापान के अंतर्गत में ना ये डेवलपमेंट जितनी भी हुई है, क्या होती है, जब भी टेक्नोलॉजी शेयर होती है, संस्कृतियां शेयर होती हैं, तो उससे ना लोकल पॉपुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मऊ के अंतर्गत में कोई भी टेक्निकल कॉलेज वगैरह ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है ना, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, आवाम की यहाँ पे माइंडसेट बदलने में 2 साल भी नहीं लगेगा, जो माइंडसेट 10 साल में बदलनी है वो 2 साल बदल जाएगा, ठीक है ना, टेक्निकल रिफॉर्म के कारण, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि अरे आजकल की युवा तो ऐसे कर रहा है, हम भी कूल हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, तो ये चेंजेस आने लगते हैं। तो गुजरात के अंतर्गत में क्या हुआ, मोदी जी ने अपनी डिप्लोमेसी के अंतर्गत में देखा, डिमांड की आपूर्ति करने के लिए वो जाकर के कई सारे देशों से FDIs लेकर के आए गुजरात के अंतर्गत में, गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया और देखा कि उसका रिजल्ट गुजरात में मिल रहा है। समझ रहे हैं आप ना, इसी मॉडल को गुजरात मॉडल के ही आधार पर इलेक्शन में मतलब गुजरात मॉडल अपनाएंगे, गुजरात मॉडल अपनाएंगे, यही कह के मोदी जी जीत गए, ठीक है ना। तो तीसरा चीज क्या है? डायस्पोरा यानी कि प्रवासी। और उसके बाद फिर क्या है? लोकतंत्र। हम एक ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे जो कंप्लीटली लोकतांत्रिक विचारधारा है। तो मोदी जी की ये बेसिकली समझ थी, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं मोदी जी का सिद्धांत। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।
ठीक है, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया। 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया, दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया। इससे पहले 24 साल अभी मैं क्यों बोल रहा, इससे पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 1970 से 1980 तक आरएसएस का हिस्सा रहे, आरएसएस का हिस्सा रहे 1970 से 1980, 70 से 80, 10 साल तक। और आरएसएस का मुख्य स्तंभ संवाद था। 70 से लेकर के 80 तक मोदी जी किस संस्था के लिए कार्य किए? आरएसएस के लिए। उनकी आइडियोलॉजी में, विचारधारा में वो चीज आपको दिखेगी, है ना? राम मंदिर बनवाएंगे, फिर हिंदुत्व कायम रहना, जब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में एग्रेसिव टाइप ऑफ स्पीच आप समझ रहे हो। तो आरएसएस की सिद्धांत क्या? आरएसएस का सिद्धांत क्या था? संवाद। हम संवाद करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, कोई भी सिचुएशन होगी, सबसे पहले तुरंत मारपीट नहीं शुरू करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे समझदारों की तरह, ठीक है ना? तो संवाद जो था ना, वो आरएसएस का ही प्राइमरी मतलब वो था। वहीं से आरएसएस की विचारधारा को उठा करके उन्होंने अपने इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेसी में रखी कि जिस भी पड़ोसी मुल्क के साथ या फिर किसी भी राष्ट्र के साथ हमको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग किसके जरिए सुलझाएंगे? संवाद के जरिए। युद्ध हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। अगर जो सामने वाला एग्रेशन के ऊपर ही परेशान रहेगा तो उसका जवाब हम एग्रेशन से देंगे, आक्रमण से देंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मोदी जी के द्वारा लेकर के आए। तो आरएसएस में कार्य करने के बाद उसके बाद गुजरात के सीएम बने, ये गुजरात के सीएम बने, वहां पे गुजरात मॉडल अप्लाई किया, गुजरात को एज ए डेवलप्ड स्टेट के रूप में लेकर के आए, ठीक है ना? गिफ्ट सिटी गुजरात में ही है, एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया इन्होंने जो कि वर्ल्ड के लिए है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब आपको टैक्स फ्री मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको लगेगा जैसे इंटरनेशनल सिटी यहाँ पर है, वहाँ का माहौल ही अलग मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे डेवलपमेंट। उसके बाद फिर वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड लेवल का गोल्फ कोर्स बनवाया गुजरात में इन्होंने, ठीक है ना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ना माइंडसेट कन्वर्ट होता है, ठीक है ना? पहले यहाँ पे टूटे-फूटे रोड थे, लोग दूसरे तरीके थे, अभी 4 लेन बन गया है, कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं? लोग अच्छे मकान बना रहे हैं, अगल-बगल बस रहे हैं, फिर अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी दुकान, मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। पहले मार्केट चौक तक सीमित था, फिर सहारनपुरा तक आया, अब आगे बढ़ रहा है, अब तो उधर तक चला गया, 4 लेन तक, आप समझ रहे हो ना? तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है? संस्कृति को एक्सपैंड करती है, आप समझ रहे हो ना? और जब भी संस्कृतियां एक्सपैंड होंगी तो ये डिमांड को फुलफिल करेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इंडिया के अंतर्गत में क्या हो, मोदी जी ने क्या देखा कि अगर जो अपनी कूटनीति को देखा जाए तो वो सिर्फ सरकार तक या फिर देश तक सीमित रखना सही नहीं है, वहां की आह्वान से मिलना बहुत ज्यादा। मोदी जी की फॉलोशिप अगर जो आप देखोगे तो इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा जितनी ज्यादा नहीं है, उतने ज्यादा इंटरनेशनल लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा गया, वर्ल्ड के डिफरेंट पीपल्स के द्वारा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जाना गया, तो ये चीज बताया गया कि सबसे मजबूत लीडर के तौर पे अगर जो किसी को देखा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि क्या दर्शाता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर कितनी ज्यादा है ना? तो दो चीज भी उसके पीछे बिलोंग करता है, पहला कि इंडिया जो एक उभरता हुआ राष्ट्र है वो, और दूसरी चीज मोदी जी की पर्सनल डिप्लोमेसी, ठीक है ना? व्यक्तिगत कूटनीति जो बच्चों से जाकर के मिल रहे हैं, जो यही नहीं अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिस भी विदेशी मुल्क में जा रहे हैं वहां के मंदिरों में जाकर के विजिट करते हैं वो, ठीक है ना? मस्जिद में जाकर विजिट करते हैं, आप समझ रहे हो ना? वहां के कल्चर सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा दे रहे हैं कि आप हमारी संस्कृति का सम्मान करो, क्योंकि जिस धर्म का वो प्रचार करते हैं, बेसिकली कह सकते हो सनातन धर्म जो भी धर्म का प्रचार करते हैं, वो धर्म ही यही सिखाता है कि आप हर एक चीज को एक्सेप्ट करो, आप समझ रहे हो ना? इंडिया की पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में वो सबसे ज्यादा ब्रॉड रूप से चीजों को डालना चाह रहे हो, क्या? एक्सेप्टेंस,
आप समझ रहे हो ना, हम लोगों ने हर चीज को एक्सेप्ट किया। किसी भी रूल की बात कर लोगे, इंडिया ने हर चीज को एक्सेप्ट किया, कभी किसी चीज को डिनाई नहीं किया। हम हर किसी के साथ मिलके ही रहना चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अभी जब आप देखोगे फलस्तीन और इजराइल के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो इस्लामिक स्टेट के बहुत बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया के जो राजा थे, पहले प्रिंस, इनसे पहले जो राजा थे, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि हमें भारत से सीखना चाहिए, हमें भारत से सीखना चाहिए कि क्या आपके कुछ लैंड छीन रहे हैं तो आप किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहां के 10 लोग को मार दे रहे हो, यही ना। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। वो जैसे ही उसको पता चला कि हमारे 10 लोग को मारा, तो आपके 100 लोग को मार दे रहा है। फिर इधर से 10 लोग आतंकवादी संगठन तैयार किए, वहां के 100 लोग को मार दिए, फिर वो 10 लोग को मारा। तो ऐसे करके ये खून खराबा कब तक चलते रहेगा, इसका कोई भी एंड नहीं है। आप समझ रहे हो ना, इंडिया के बेसिस पे हमको वर्क करना चाहिए। अगर जो वाकई में आपको आजादी चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको अपना मुल्क चाहिए, तो शांति और सत्य के आधार पे भी लिया जा सकता है, जो भारत ने किया, जो असंभव है। भारत ने जो आंदोलन किया है, जो अपनी आजादी प्राप्त करी है, जिस विचारधाराओं के आधार पर, वो असंभव। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को ऐसा करते हुए देख ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो सऊदी अरेबिया की तो ये डिप्लोमेसी मोदी जी के द्वारा भी फॉलो करी गई, ठीक है ना। तो कोर वैल्यू दो ही थे कि व्यक्तिगत कूटनीति और दूसरी क्या, रिटेल फुटकर कूटनीति, ठीक है ना। कूटनीति को तोड़ तोड़ करके इस आधार पे हम लोग देखेंगे। अब कुछ बेसिक फीचर्स हैं उनके डिप्लोमेसी के, वो हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत का प्राथमिक सिद्धांत, भारत का प्राथमिक सिद्धांत, ठीक है। इसके नीचे देखिए, भारत के द्वारा न सिर्फ राज्यों के प्रमुख से, भारत के द्वारा न सिर्फ राज्यों के प्रमुख से, बल्कि निजी क्षेत्रों द्वारा उस राष्ट्र के संतों द्वारा, उस राष्ट्र के संतों द्वारा, उस राष्ट्र के विद्यार्थियों द्वारा और श्रमिकों द्वारा गहरे संबंध स्थापित किए गए, ठीक है। अगली लाइन देखिए, सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार, और नेता से आवाम, या जनता, संवाद को बढ़ावा दिया गया, मोदी जी द्वारा व्यक्तिगत कूटनीति पर विशेष बल दिया गया।
मोदी जी का 4D मॉडल तो लिख लिया था इसके पहले, वो जो बनाया था वो मोदी जी का 4D मॉडल है, ठीक है ना। 4D, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डायस्पोरा। अब इकोनॉमिक रूप से सुधार करने के लिए मोदी जी ने जो बदलाव किया था, ठीक है ना, उसको डायग्राम में बनाते जा रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये बनाते चलिए। डायस्पोरा प्रवासी, ठीक है ना, प्रवासी जो भारतीय मूल के निवासी बाहर जाकर के रह रहे हैं, ठीक है। मोदी जी द्वारा आर्थिक कूटनीति, रिफॉर्म क्या बोलते हैं, सुधार, कटौती, स्ट्रीमलाइनिंग, मॉडर्नाइजिंग, आधुनिकीकरण, सिंप्लीफाइंग, तार्किकरण। ये स्ट्रीमलाइनिंग क्षमता के आधार पर है। हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब बात करोगे आप, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा जी जारी किया गया था। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया था ताकि अदर जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ी सी आसानी हो। मोदी जी क्या हुआ, गुजरात मॉडल को फॉलो कर रहे थे। गुजरात मॉडल के अंतर्गत में क्या है, एफडीआई एब्जॉर्प्शन के ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ एफडीआई आएंगे, कंपनी सेटअप करेंगे, हमारे लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे, संपन्न होंगे, वो अपना विकास करेंगे और फिर वो खुद अपनी कंपनी डालेंगे। ऐसे करके हमारी सोच है। तो बेसिकली क्या है ना, मोदी जी के द्वारा सबसे पहली चीज क्या करी गई, अगर जो इकोनॉमिक कोर लेवल पे अगर जो हम देखा जाए कि आर्थिक रूप से अगर जो आपको डेवलप होना है, तो ये मेन चीज आपकी है। सबसे पहली चीज क्या है, सुधार।
ठीक है ना। सुधार कैसी, सुधार गवर्नमेंट वर्क्स में, ठीक है ना। कंपनी जब भी आप नई कंपनी स्टार्ट करने जाओ, पहले आपको जमीन के लिए दिक्कत आएगी, जमीन मिल जाएगी आपको तो जीएसटी नंबर लिए, जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अपने आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप का। और लेकिन अगर जो आप एक एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तब फिर इंडिया में निवेश करना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद बहुत सारी चीजों को लिबरलाइज किया गया, बहुत सारी चीजों को सुधार किया गया, जैसे कि लेबर कानून को लेकर के, ठीक है ना, मजदूर कानून को लेकर के सुधार किया गया, मार्केटिंग के अंतर्गत रिफॉर्म किया गया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बिजनेस व्यापार करने के लिए माहौल बनाया गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, डाउन साइजिंग, कटौती। कटौती किस चीज की, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनीज वगैरह को करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी, एक्स्ट्रा जो भी चीजें पे करनी पड़ रही है। दूसरी चीज जो टैक्स एक्स्ट्रा है वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स अगर जो आप अधिक लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, तो वहां पे आप कटौतियां देना शुरू करोगे, आप टैक्स सिस्टम में कमी करोगे, मनी सप्लाई की इंप्रूव करोगे, कैपिटल मार्केट में इनकी हेल्प करोगे, इकोनॉमी के अंदर में क्या पैसे को फ्यूज करोगे, आप समझ रहे हो ना। तो कटौती हर तरीके से, जिस प्रकार से आप कटौती कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ किसको हो, प्रोड्यूसर को, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादन करता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट में जाएगा उतना ज्यादा उसका विकास होगा, उतना ब्रॉड लेवल पे। अगर जो टाटा एक सिर्फ एक कंपनी रहती तो हो सकता है वो 10 से 15 हजार एम्प्लॉइज को जॉब दे सकती, लेकिन टाटा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, आप समझ रहे हो ना, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। टाटा कंसल्टेंसी है, फिर ऑटोमोबाइल्स है, उसके बाद फिर कैंसर स्पेशलिस्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इंश्योरेंस है, आप समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें ढेर सारे लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुई, क्षमता, इफिशियंसी को बढ़ाना है, ठीक है ना, कि सबसे पहले हमको क्या देखनी है कि जितनी मांग है उसकी आपूर्ति करनी है, और आपूर्ति समय के आधार पे, जिस समय चाहिए उस समय हमारी आपूर्ति होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के बेस पे आप देखो, चाहे आप वर्ल्ड ऑर्डर के बेस पे देखो, चाहे किसी भी चीज पे देखो, तो हमें अपनी क्षमता को क्या करना है, इंप्रूव करना है। लॉजिस्टिक्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे, मजदूरों की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, समझ लो, अपना क्षमता को बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार से हम मदद कर सके। उसके बाद मॉडर्नाइजिंग, आधुनिकरण, पुरानी विचारधारा के ऊपर अगर जो आप चलते रहोगे तो आपका बहुत ज्यादा विकास होना संभव नहीं है। पहले लोग क्या करते थे ना कि अगर जो पहले के जनरेशन को लोग को अगर जो करना रहता था कोई चीज, तो वो लोग पैसे बचाने के पीछे ज्यादा ध्यान देते थे। सपोज दैट यहाँ से बड़ुआ हम लोग को जाना है, बड़ुआ जाने में 10 रुपए किराया लगा है, तो पहले का व्यक्ति क्या सोचता था कि चलो पैदल चल जाते हैं, 10 रुपए तो बचेगा, 10 रुपए का वहां से मिठाई खरीद लेंगे और फिर वालों को खिला देंगे, ऐसे करके छोटा परिवार छोटी परिवार। उसके बाद में क्या हुआ ना, अगली जनरेशन आई, हमारी आपकी पीढ़ी, ठीक है ना, क्या भैया 15 रुपए ले लो, अभी पहुंचाओ जाके पबजी खेलना, समझ रहे हो आप ना। तो हमारी जनरेशन क्या है ना, समय को बचाने लगी, हमारे से पहले वाली जनरेशन पैसे को बचा रहे थे, क्यों, उस समय रिसोर्सेज की कमी थी, इस समय रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, समय की कमी है, आप समझ रहे हो ना। हर चीज अटेंशन और इकोनॉमी पे चल रही है, समय और पैसे के आधार पे चल रही है। उसके बाद आप देखोगे सिंप्लीफाइंग, जितनी भी चीजें हैं, जितनी सिंपल आपकी चीजें रहेगी, अब कोई भी कंपनी रहेगी, 2 कंट्री रहेगी, एक चाइना एक इंडिया है। चाइना में आप निवेश करने जा रहे हो तो आपको जमीन दे रहा है, वहाँ पे आपको वहाँ पे बेटर लेबर कानून मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर जो आपको इनपुट कॉस्ट कम पड़ रहा है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जा रहा है। दूसरा इंडिया है, आपको पहले ही मना कर दे रहा है, नहीं हमारे आने की जरूरत नहीं है, आप किसके यहाँ जाना पसंद करोगे, चाइना के, ऑब्वियसली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो इंडिया ने अपने बॉर्डर पे जितनी भी लीगैलिटी थी उसको कम किया, सिंप्लीफाई किया, जमीन का जो अधिग्रहण करना था उसको आसान किया, गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर के बीच में, मैंने अभी लिखवाया ना कि प्राइवेट सेक्टर से, संतों से, स्टूडेंट से, वहां के वर्कर से, एम्प्लॉय से, सबसे इंटरेक्शन किया मोदी जी ने, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना कि अगर जो आप किसी देश में जाते हो, सिर्फ अगर जो वहाँ के लीडर से, नेताओं से अगर जो मिलोगे आप, तो आपको देश की क्रीम स्थिति पता चलेगी, अच्छी वाली है, मेरे देश में ऐसे है वैसे है, आपको क्रीम चीजें पता। लेकिन जब आवाम से आप मिलोगे तो आपको वहाँ की जो वाकई में जो जरूरत है, ठीक है ना, अमेरिका के अंतर्गत में इसमें युवा एकदम बर्बाद हो रखे हैं, ड्रग्स वगैरह ये सारी चीजें इतनी पूरी तरीके से वहाँ के यूथ को एक्सप्लॉइट कर रखी है कि इंडिया, ये अमेरिका ये भी सोच रहा है कि अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा, आगे आने वाले 30-40 साल अमेरिका के सही नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैक्सिको से आने वाले ड्रग्स या फिर जो भी ड्रग्स हैं, अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से ऐसे ड्रग सिस्टम हो गए हैं कि जिनको नशा करके 3 से 4 दिन के अंतर्गत में लोगों का देहांत हो जाएगा, आप समझ रहे हो, जॉम्बी टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो अमेरिका बहुत ज्यादा कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर के। इंडिया के अंतर्गत में भी आप देखो, जब पाकिस्तान युद्ध में नहीं जीत पाता है तो क्या करता है, बॉर्डर के थ्रू
बॉर्डर के थ्रू बहुत सारी ऐसी ड्रग्स वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पंजाब के केस में पर्टिकुलरली आप यही देखोगे, पंजाब के केस में वहां के जितने भी युद्ध थे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। आप समझ रहे हो ना क्यों? वही पाकिस्तान से आने वाले। तो ये क्या होता है ना, जब भी आपको किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के लोकल पॉपुलेशन को बर्बाद कर दो, जो यूथ है उसका। जब अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी तो क्या वो देश आगे बढ़ेगा? आप समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर क्या है, स्किल, कुशलता के ऊपर हम ध्यान देंगे। इकोनॉमी के ऊपर में स्पीड यानी कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। स्केल, ज्यादा से ज्यादा हम स्कोप बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मार्केटिंग पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिर क्या, तार्किकता के सहारे बढ़ा देंगे। तो मोदी जी की एक और इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक यानी कि आर्थिक कूटनीति थी। इन चीजों के आधार पे मोदी जी ने कार्य किया और हमारी अर्थव्यवस्था को सही जगह पे पहुंचाया है, ठीक है ना। और ये कोशिश कर रहे हैं क्या कि डिप्लोमेटिक टाइज हमारी बढ़ सके, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू कर देंगे भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों के बारे में, ठीक है ना। चलो ठीक है।